हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रक्स। मैं हूं रितिका और यहाँ पे आज हम सॉल्व करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीयूटी के जो आए हैं। टोटल अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हम 50 क्वेश्चन जो हैं हम सॉल्व करेंगे। 36 क्वेश्चन, आइटम नंबर आप देख रहे हैं हमारे पास, ये आइटम नंबर 36 है। इसका मीन्स 35 क्वेश्चन जो हैं वो हम ऑलरेडी 35 अच्छे से नहीं लिखा जा यार, कोई बात नहीं, चलिए 35 क्वेश्चन जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास में हम 36 से 50 तक क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सॉल्व करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरीके से वो सॉल्व हो रहे हैं। चलिए 36 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 1 करोड़ के लिए सवाल है आपका ये, ठीक है, अच्छे से बताना आप सबको। क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर कल्टिवेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस रिजल्ट इनटू। किसमें ये करे रिजल्ट? जब हमारे पास ओवर कल्टिवेशन है, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग है या फिर ओवर ग्रेजिंग है, डिफॉरेस्टेशन है और पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस है। वाटर लॉगिंग होगी, सॉइल इरोजन डिजर्टिफिकेशन होगा, बायोमैग्निफिकेशन होगा या फिर यूट्रोफिकेशन होगा। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास आंसर नंबर 2। यहाँ पे आपको इस टाइप से आपको दिया होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपको यहाँ क्लिक करके आना है। क्लियर? सॉइल इरोजन और डिजर्टिफिकेशन जो है वो होगा जब हमारे पास ओवर कल्टिवेशन होगी, ओवर ग्रेजिंग होगा, हमारे पास डिफॉरेस्टेशन होगा और इरिगेशन प्रैक्टिसेस जो है वो बेकार होंगी। क्लियर? बाकी के ऑप्शन है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग हमारे पास अगर हम ओवर ग्रेजिंग कराते हैं, अगर हम ओवर ग्रेजिंग कराएं तो वाटर लॉगिंग कंडीशन जो है वो नहीं हो पाएंगी। वहां पे ओवर ग्रेजिंग जहां होगी वहां पे वाटर लॉगिंग कंडीशन जो है वो प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। बायोमैग्निफिकेशन उस प्रोसेस को बोलेंगे जब कोई टॉक्सिक मटेरियल जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल में जो लो अमाउंट में था, जब वो बाकी ट्रॉफिक लेवल से मूव करता है तो वो मैग्नीफाई करता है। टॉक्सिक मटेरियल का जो सब्सटेंस है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो इंक्रीज होती है ओवर द ट्रॉफिक लेवल्स। अगर सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल की मैं बात करूं तो वहां पे सबसे कम होगा और हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज्यादा अमाउंट में टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस होगा, उसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जो है वो बोलेंगे हम जब कोई लेक जो है वो नेचुरल तरीके से एज कर रही है। एजिंग ऑफ लेक इज नोन एज यूट्रोफिकेशन इन सिंपलर टर्म्स। ओके, चलिए आगे अब हम 37th क्वेश्चन पे आए हम। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, 37th क्वेश्चन पे आए हम। 37th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मेरे फेवरेट क्वेश्चंस है मैच द फॉलोइंग। सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं मैच द फॉलोइंग वाले, सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला पूछा गया है नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। सबसे इजी क्वेश्चन है। नेटैलिटी क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ बर्थ पता है हमें, तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शंस में है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कमिंग इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, नंबर ऑफ बर्ड्स इन द पॉपुलेशन। सेकंड ही मिल गया हमें, नेटैलिटी इज नंबर ऑफ बर्ड्स। तो ए का हमारे पास आ गया है 2। क्लियर? ऑप्शंस में देखिए ए का 2 कहां प्रेजेंट है? ए का 2 है, ओ सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास, बाकी के ऑप्शन तो ए से ही एलिमिनेट हो गए। ए का 4, ए का 1, ए का 3। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। इसीलिए कहती हूं कि मैच द फॉलोइंग मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। सिर्फ अगर एक पता हो आपको तो आपने आंसर करेक्ट कर दिया है। ठीक है, इतने अच्छे इजीली आपने मार्क्स जो है वो स्कोर कर लिया है, सिर्फ हमें एक ही पता है। मोर्टेलिटी देख लेते हैं। बाकी मोर्टेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन। मोर्टेलिटी इज नंबर ऑफ डेथ। बी का 4। ठीक है, ए का हमारे पास 2 था, बी का हमारे पास 4 है। इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कमिंग इनटू द हैबिटेट, जो आ रहे हैं। ठीक है, सी का हमारे पास 1 है। इमिग्रेशन इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लीविंग दैट हैबिटेट। डी का हमारे पास आ गया है 3। तो क्या ये फर्स्ट वाले ऑप्शंस, इस ऑप्शन से जो मैंने लिखे हैं वो मैच हो रहे हैं? ए का 2 यस, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3 करेक्ट मैच हो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। बच्चों जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम में स्क्रीन प्रेजेंट है आपके पास, कंप्यूटर स्क्रीन दी जाएगी। यहाँ पे मेरे पास पेन है तो मैं पेन से मूव कर पा रही हूँ, मैच द फॉलोइंग कर पा रही हूँ, ऐसे लिख पा रही हूँ। एग्जाम में जब आप स्क्रीन में आप नहीं लिख पाओगे, ऐसे टाइम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो रफ शीट दी जाएगी, जब आप वहां जाओगे आपको रफ शीट दी जाएगी, मना मत करना लेने से, वो रफ शीट ले लेना। पेन दिया जाएगा, पेन ले लेना, लेके बैठ जाना। वहां पे फिर पेन से आप ऐसे लिख सकते हो, शीट में आप अपनी पेन से ही लिख सकते हो अपने सॉल्यूशंस और फिर इजीली मैच कर सकते हो अपने सॉल्यूशंस जो स्क्रीन में गिवन है। क्लियर?
अपनी रफ शीट पे आप ये सब वर्क करना और रफ शीट से फिर आप स्क्रीन में मैच करना है कि कौन से आंसर जो है वो करेक्ट है। इस तरीके से बच्चों आप कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो जाता है कि इतनी टाइम का पेपर है आपका, आपकी आंखें दुखने लगेगी जब आप इतना हाई फोकस से स्क्रीन को देखोगे। तो कभी कभी अपने पेपर पे देखना और पेपर पे भी सॉल्व करते रहना थोड़ा थोड़ा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 38th क्वेश्चन आ गया, चलिए हमारा। वाओ, 38th क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, स्क्रीन पे आ गया। 38th क्वेश्चन अब हमारा कहता है कि क्या कहता है 38th क्वेश्चन, अ स्टूडेंट वाज प्रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। हर्शे एंड चेज वाला एक्सपेरिमेंट जो है, जिन्होंने कंफर्म किया था, हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने कंफर्म किया था कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही हमारा, इनके एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया था कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर? तब एक बच्चा जो है वो रिपीट कर रहा है इनके एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय हिम आर शोन इन द गिवन फिगर। ये फिगर है, इसमें रिजल्ट दिए गए हैं। सुपरनेटेंट है, पैलेट है जो कि रेडियो एक्टिव है। क्लियर? ठीक है, रिजल्ट दिए गए हैं। अब पूछा गया है, सेलेक्ट द बायोमोलिक्यूल दैट वाज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड बाय द स्टूडेंट इन हिज एक्सपेरिमेंट, कि इस बच्चे ने कौन सा जो है वो रेडियो एक्टिवली लेबल किया था। तो करेक्ट आंसर है इसमें से, ऑप्शन देखते हैं एक बार, डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफाज विद रेडियो एक्टिव फास्फोरस। ठीक है, डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस से लेबल किया था। प्लाज्मिड ऑफ डीएनए ऑफ ई कोलाई विद रेडियो एक्टिव सल्फर, प्लाज्मिड लेबल किया था। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए की बात हो रही है। जो नॉर्मल डीएनए लिखा है वो जीनोमिक डीएनए है। जब भी हम डीएनए का नॉर्मल लिखते हैं दैट मींस वो जीनोमिक डीएनए है। अगर हमें प्लाज्मिड डीएनए की बात करनी है तो हम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे प्लाज्मिड डीएनए, अदरवाइज प्लाज्मिड डीएनए मेंशन नहीं है, सिर्फ डीएनए है, दैट मींस इट इज द जीनोमिक डीएनए ओनली। थर्ड ऑप्शन आपको कहता है प्रोटीन्स ऑफ बैक्टीरियोफाज विद रेडियोएक्टिव सल्फर, एंड फोर्थ ऑप्शन आपको कहता है क्रोमोसोमल मॉलिक्यूलर डीएनए ऑफ ई कोलाई विद रेडियोएक्टिव सल्फर। इसका करेक्ट आंसर है 3 प्रोटीन्स। पैलेट में रेडियो एक्टिविटी शो हुई है, पैलेट में रेडियो एक्टिविटी शो हुई है, दैट मींस प्रोटीन्स जो हैं वो रेडियो एक्टिवली लेबल है सल्फर से। क्लियर? ये एक्सपेरिमेंट की डायग्राम जो है, इस एक्सपेरिमेंट का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। क्लियर एक डायग्राम दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पेज पे, वो डायग्राम आप स्टडी कीजिए। बच्चों एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा है आपसे, कुछ भी एक सवाल नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर हो। आप मुझे कोई एक सवाल दिखा दो कि जो एनसीईआरटी से, मैम एनसीईआरटी से बाहर, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। ठीक है, ऐसा एक भी सवाल नहीं मिलेगा आपको जो आपके एनसीईआरटी में ना हो और जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो। मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है। ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, जो बताइए, मैंने आपको सब पढ़ाया है ऑलरेडी, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने मेरे साथ साथ क्लासेस ली हैं, अगर आपने पढ़ाई की है थोड़ी सी भी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इन्नू मिन्नू चिन्नू मिन्नू लगेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो पढ़ाई कर लो बच्चों अपनी, मस्ती का टाइम थोड़ा सा चला गया है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाला आ गया, अगेन मेरा फेवरेट। सबसे पहले पूछा गया प्रोस्टेट ग्लैंड, लेडिंग सेल्स, इजैकुलेटरी डक्ट एंड पीनस। लिस्ट 2 में आपको दिया गया है स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। उसके अलावा दिया गया है मेल एसेसरी ग्लैंड एंड टेस्टिकुलर हार्मोन। क्लियर? ठीक है, सबसे पहला अब हमें पता है, सबसे पहला पीनस जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। ठीक है, तीनों चीजें पता ना हो लेकिन आपको अब ये तो पता हुआ पीनस जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल बाहर के साइड प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल होता है। तो डी का 2 है हमारे पास, ये हमें कंफर्म है। डी का 2 हमें कंफर्म है, ऑप्शंस में आ जाते हैं डी का 2। ठीक है, 3 में डी का 2 गिवन है, 1 में नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेट। चलिए 3 ऑप्शन तो बचे अब हमारे पास। अब हमारे पास 3 ऑप्शन तो बचे। 3 ऑप्शंस में से हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट क्या कहता है? स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हमारा मेल एसेसरी ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड दिया हुआ है, मेल एसेसरी ग्लैंड दिया हुआ है। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। ए का 3 थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हमें लगाएगा, हमें क्वेश्चन नहीं आता हो। पीनस का हमें पता था कि हमारे पास मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, लेकिन प्रोस्टेट में भी ग्लैंड प्रेजेंट है, मेल एसेसरी ग्लैंड में भी ग्लैंड प्रेजेंट है, तो आंसर हो सकता है दोनों ग्लैंड है। ए का 3 हमने बताया। ए का 3 देखिए ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन में ए का 3 है,
बिल्कुल कॉमन सेंस से हमने आंसर किया इसका। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर इजी तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगा लो बच्चों, ठीक है। पीसफुल रहना है, अपने दिमाग को काम रखना है, ठंडा रखना है। प्रोस्टेट ग्लैंड था, यहाँ पे मेल एसेसरी ग्लैंड था, बिल्कुल कॉमन सेंस से हमने इसका आंसर कर दिया है। अदरवाइज भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मेल एसेसरी ग्लैंड है। उसके अलावा एजैकुलेटरी डक्ट जो है उसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स एंड उनका स्टोरेज करना। लेडिंग सेल जो है वो टेस्टिकुलर हार्मोन जो है उनको रिलीज करती है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन अगर आप मैच करेंगे तो आपको सही लगेगा कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया था। चलिए 40th क्वेश्चन पे आ गए। देखिए इतना जल्दी हम 40 क्वेश्चन पे आ गए हैं, 40th क्वेश्चन पे आ गए हैं, काफी ज्यादा जल्दी। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अडप्टिव रेडिएशन। अडप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल नहीं है, कौन सा इनमें से एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान रखना है। नहीं पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, जो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स, मोथ्स इन इंग्लैंड, डार्विन फिंचेस, ये दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं ये नहीं है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आते हैं। ये हमारे पास डाइवर्जेंट नहीं कन्वर्जेंट में आते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन इतना बड़ा है 41st क्वेश्चन हमारा कि अगर आप एग्जाम में इतना बड़ा पढ़ोगे कंप्यूटर स्क्रीन में इतनी ध्यान से तो आपका बहुत टाइम लगेगा। फटाफट से ऊपर देखा हमने, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। पैसेज स्टार्ट हो गया है, द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, नीचे आ गया है द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इज, सबसे ऊपर क्वेश्चन में गिवन है द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर बोन मैरो एंड थाइमस, गिवन है, ठीक है। इस पैराग्राफ में तो आंसर गिवन है, ये तो ऐसा होगा कि आप इंग्लिश के एग्जाम दे रहे हो, कॉम्प्रीहेंशन दे रहे हो, पैराग्राफ गिवन है, पैराग्राफ में से ढूंढ के आंसर देना है। बायो में तो सबसे इजी है ये, ओपन बुक एग्जाम है ये, तो ऐसा लग रहा है कि ओपन बुक एग्जाम है, आपको पैराग्राफ दे दिया, आपको क्वेश्चन पूछा गया है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, जिसमें से आपको ऑप्शन दे दिए बोन मैरो और थाइमस है। ऑप्शन में आपके पास बोन मैरो प्रेजेंट है, ठीक है, ऑप्शन में आपके पास है बोन मैरो, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा क्योंकि दिया हुआ है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस, पहली स्टेटमेंट ही ये है, और बोन मैरो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी का पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पैराग्राफ गिवन हो और आपको क्वेश्चन गिवन हो, क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्वेश्चन से अगर आपको आंसर पहले से आता हो, ये ना भी गिवन हो तो भी हमें पता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स 2 ही हैं, बोन मैरो और थाइमस, ये हमने पढ़ा था, हमें पहले से पता है। अगर नहीं पता हो तो आप पैराग्राफ पढ़ लो, अगर आपको पता है तो आप फटाफट आंसर करो और आगे बढ़ जाओ, टाइम बचाओ। बाकी बच्चे जब तक ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तब तक आप आंसर कर चुके होंगे। आपका कंपैरिजन जो है, आपका कंपटीशन हो रहा है बाकी बच्चों के साथ, तो आपको बाकी बच्चों की स्पीड जो है उससे फास्ट चलना, उससे आगे चलना है आपको, तभी आप जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। आपको फिर लास्ट में रिवीजन का टाइम मिल जाएगा अगर आपने जल्दी आंसर कर दिया, आप फटाफट से वापस जाके अपने रिवाइज कर पाओगे क्वेश्चंस को, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, देख पाओगे, सोच पाओगे, क्लियर। अदरवाइज इस पैराग्राफ को आप रीड कीजिए फिर आप आंसर कर दीजिए, लेकिन जब भी अगर पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आपको दिए हुए हों तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद कोशिश कीजिए इस पैराग्राफ में आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, रैंडमली पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो स्पेसिफिकली। ऑलवेज एंड ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। आपको कई लोग टीचर्स अगर आपको कहेंगे कि पैराग्राफ पढ़िए फिर क्वेश्चन पढ़िए, नहीं, आई ऑलवेज रिकमेंड द स्टूडेंट्स, और मैं खुद जब मैं स्कूल में थी, अपने टाइम में थी, तब मैं खुद पहले क्वेश्चन पढ़ती थी फिर आंसर करती थी। इवन इन द इंग्लिश एग्जाम हो, जब भी आप कॉम्प्रीहेंशन में कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहला कॉम्प्रीहेंशन में आप हमेशा क्वेश्चंस पढ़िए फिर आप सॉल्यूशंस को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा आपने फिर आप इस पैराग्राफ को पढ़िए जहां पे आपको सॉल्यूशंस गिवन है, क्लियर। ये फर्क आपको डिफरेंशिएट कर देगा आपको एक टॉपर में और एक नॉर्मल बच्चे में, ठीक है। चलिए 42 क्वेश्चन आ गया, ये भी हमारा सेम है, पैराग्राफ गिवन है, सेम पैराग्राफ हमें गिवन है, सेम पैराग्राफ कंटिन्यू हो रहा है आपका। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस, बाकी की सारी कहानी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन का इनमें से कौन सा एक फीचर जो है वो फीचर नहीं है। अगर आपने ये सब पढ़ा होगा तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, फीचर जो नहीं है। चलिए स्प्लीन का फीचर जो है, स्प्लीन का फीचर नहीं है। स्प्लीन के बारे में आपको दिया हुआ होगा, यहाँ से स्प्लीन का स्टार्टेड डिस्कशन। स्प्लीन इज अ लार्ज रिजर्वोयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स।
तो फर्स्ट ऑप्शन स्प्लीन इज लार्ज अर्थरोसाइट से ठीक है, नहीं पूछा गया हमसे, नोट पूछा है तो हम नोट के लिए पढ़ रहे हैं, तो ठीक है हमारा, ठीक है। इट इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन मेनली कंटेनिंग लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट्स। इट इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट, कंटेनिंग लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट, क्लियर, ठीक है, ये भी ठीक हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट आता है इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड। तो ऑप्शन है हमारे पास 2, इट एक्ट्स एज फिल्टर ऑफ ब्लड, तीनों के तीनों ठीक हो गए, बच गए ऑप्शन 3 हमारा। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा इनकरेक्ट। डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये तो बच्चों जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है तो आपको गलत करके ही नहीं आने, किसी भी हालत में मेरे किसी भी बच्चे का पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करने, नहीं गलत होने ही नहीं चाहिए आपके, बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। पैराग्राफ से पढ़ के आंसर करना इतना इजी, इससे इजी आपको क्वेश्चंस नहीं आ सकते एग्जाम में। एकदम डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चन में जो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स है वो सिर्फ आपके ऑप्शंस में है, ऑप्शंस में जो स्टेटमेंट नहीं गिवन है यहाँ पे वो 3 है, तो 3 जो है वो हमारी गलत हो गई है। क्या थी स्टेटमेंट? इट शोज रिडक्शन इन साइज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, ऐसा नहीं है, साइज में रिडक्शन जो है वो शो नहीं करता है, स्प्लीन सेम रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम हमारा रीडिंग वाला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर। सेम पैसेज हमारा कंटिन्यू हो रहा है और पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, नॉट अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इनमें से कौन सा नहीं है। आपको क्लियरली मेंशन है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर्स, पैचेस और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, क्लियर। इनमें से कौन सा है हमारे पास? टॉन्सिल्स गिवन है, टॉन्सिल्स गिवन है, थाइमस गिवन है, थाइमस नहीं, अपेंडिक्स गिवन है, पेयर्स पैचेस जो है वो गिवन है। थाइमस क्यों नहीं गिवन है? क्योंकि थाइमस जो है वो सेकेंडरी नहीं, वो प्राइमरी है। थाइमस जो है वो एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, थाइमस एंड बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। बाकी के 3 जो है वो सेकेंडरी ऑर्गन। नोट पूछा है थाइमस, देखिए नोट इन्होंने हाईलाइट भी किया है। ये भी चाहते हैं, जो क्वेश्चंस बना रहे हैं वो लोग भी चाहते हैं कि आप सही करो, आप अच्छा करो, अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। फिर भी अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो यार बच्चों गलत बात है ना। थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा एफर्ट डाल लो यार, अभी कुछ टाइम की बात है। एक बार अगर आपने कर लिया फिर कॉलेज जो आपको मिलेगा ना, कॉलेज लाइफ के जो मजे हैं आपके, जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो एक्सपीरियंस आप किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर पाओगे। जो एक्सपीरियंस आपको अपने कॉलेज लाइफ के 3 सालों में, 4 सालों में जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, सो गेन या फिर उस एक्सपीरियंस के लिए मेहनत कीजिए। किसी अगर आप ऐसे लोकल कॉलेज में जाओगे वहां का एक्सपीरियंस हो, किसी बहुत अच्छे कॉलेज में जो एक्सपीरियंस है ना, पढ़ाई तो आप छोड़ दो एक बार के लिए, ठीक है। एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा ना वो एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा, बहुत डिफरेंट होगा, आपकी पर्सनैलिटी ही बदल जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी जो ग्रूम होगी एक अच्छे कॉलेज में जाने से, वो पर्सनैलिटी आपकी ग्रूम कहीं पे भी नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट ही दे सकता है, क्लियर। तो मेहनत कीजिए कि आप एक अच्छे कॉलेज में जाओ, एक अच्छी जगह पे जाओ, उस जगह के लिए जहां पे आपको अपने अगले आने वाले 3 साल 4 साल बिताने हैं। तो उसके लिए 1 महीना 2 महीना तो मेहनत कर सकते हैं ना, कितना कम टाइम के लिए तो मेहनत कर सकते हैं। करनी तो आपको पूरे साल मेहनत चाहिए, पूरी 12th आपको मेहनत करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं की बाई चांस तो कोई बात नहीं, लास्ट के 2-3 महीने तो कर ले मेहनत। चलिए ठीक है, थाइमस जो है वो हमारा प्राइमरी ऑर्गन है तो सेकेंडरी नहीं है, तो नॉट आ गया हमारे पास। सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। 44th क्वेश्चन आ गया हमारा। पूछा गया है 44th क्वेश्चन में आपसे, मुकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज मल्ट इज नॉट फाउंड इन, यहाँ पे दिया गया है there is a lymphoid tissue associated या located with lining of major tracts like respiratory, digestive and urinogenital tracts called mucus associated lymphoid tissue। given है सब कुछ, ठीक है। कहाँ नहीं मिलेगा? यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में मिलेगा, डाइजेस्टिव में मिलेगा, रेस्पिरेटरी में मिलेगा, टॉन्सिल्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉन्सिल्स जो हैं वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो करेक्ट आंसर जो है पूछा गया है नॉट फाउंडिंग, नॉट फाउंडिंग पूछा गया है। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। अगर आपको ये पैराग्राफ नहीं भी दिया होता तो भी बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, तो भी आप आंसर कर सकते हो इनका, ठीक है। कहीं पे ऐसा मत करना कि मैम हमें पैराग्राफ नहीं दिया था इसलिए नहीं आता था, हम पैराग्राफ की वेट कर रहे थे, नहीं। इस चैप्टर से इस बार पैराग्राफ दिया गया है, हो सकता है अगली बार किसी और चैप्टर से पैराग्राफ दिया हो, क्लियर। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जो आपको नहीं छोड़ने, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी। ओपन बुक एग्जाम है, बुक दी गई है आपको खोल के, बुक में से देख के आपको आंसर करने तो कर सकते हैं आप,
ठीक है, इजीली तो कर सकते हैं हम सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारा पैराग्राफ है, सेम इतना बड़ा सा पैराग्राफ है, थोड़ा सा बड़ा है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। क्वेश्चन अब हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछी गई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए ऑप्शन है ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो हमारा 45th क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा 45th क्वेश्चन है। बी ऑप्शन जो है वो हमारा कहता है lymph nodes are small solid structure located at different points along the lymphatic system, ठीक है। सी हमारा कहता है pairs patches of small intestine is primary lymphoid organ, is primary lymphoid organ। क्या ये प्राइमरी है? क्या ये प्राइमरी है? नहीं, ये है हमारा सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी तो सिर्फ दो हैं बच्चों, प्राइमरी सिर्फ दो हैं बच्चों, बोन मैरो और थाइमस, बोन मैरो और थाइमस। तो ये हमारे गलत है, पूछा था हमसे इनकरेक्ट। ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था, तो सी तो इनकरेक्ट है, सी तो हमारी इनकरेक्ट है। उसके बाद डी ऑप्शन कहता है एंटीजन ट्रैप्ड इन लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन लिम्फ नोड एंड कॉजेज इम्यून रिस्पॉन्स। करेक्ट है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में सारा इसी वजह से है कि ताकि हम इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो दे पाए। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी सी थी। पेयर्स पैचेस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ना कि प्राइमरी। तो सी ओनली, फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है सी ओनली, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, क्योंकि ऊपर ही पहले पूछ लिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, इसी वजह इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आप करेक्टली चूज करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्ट और करेक्ट जो है इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए एग्जाम के बीच में, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूजन को एकदम हटा दीजिए, कट कर दीजिए, ठीक है। सबसे ऊपर पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसी वजह से नीचे जो है वो करेक्ट दिया गया कि इनकरेक्ट बतानी है, तो करेक्ट आप बता दो, करेक्ट आंसर करना आपको, आंसर तो आप करेक्ट होगा। Option 1 is the correct answer. Option 1 is the correct answer because in the question they have asked the incorrect statement and option C या फिर statement C was the incorrect one. Clear? Incorrect and correct के बीच में आया समझ? चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 46th क्वेश्चन पे। अब हम आ जाते हैं 46th क्वेश्चन में भी सेम आपको स्टेटमेंट दी गई है, पैराग्राफ दिया गया है। लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है ना बच्चों वो इस तरीके से होंगे। अगर स्टार्टिंग में अगर आपको समझ नहीं आया, कंफ्यूजन हो रही, तो पहले लास्ट वाले जाके पहले लास्ट वाले अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इजी है, इनमें मार्क्स स्कोरिंग है। अगर इतना स्लो पेपर मत करना कि लास्ट में ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आप छोड़ाओ। इस वजह से अगर कोशिश हो सके तो पहले ये वाले अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये जो आपके पास 10 क्वेश्चन है, ये जो 10 क्वेश्चन है ये तो इजी है। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आने चाहिए, सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं वो आप करेक्ट होने चाहिए, कोई भी गलत नहीं हो सकता इसमें से। सबसे सिंपली स्टेटमेंट ना ही पढ़ो तो अभी पूछा गया है एग्रोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। एग्रोज कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा ये हमें पता है, एग्रोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। सीवीड्स से हमें एग्रोज जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर, सीवीड्स पैराग्राफ पढ़ोगे तो भी आपको मिलेगा एग्रोज विच इज अ नेचुरल पॉलीमर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। पैराग्राफ में भी मिल गया, आंसर में मिल गया सीवीड्स। क्लियर, चलिए 47 क्वेश्चन पे आ गए। 47th क्वेश्चन अब हमारा कहता है व्हाट इज इल्यूशन। इल्यूशन आपसे पूछा गया है, जो इल्यूशन है हमारा, इल्यूशन हम किस प्रोसेस को बोलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। कहा क्या दिखाए पहले, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल एंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, एंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। क्लियर, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है cutting of separated DNA fragments from agarose gel and extraction of DNA fragment। सेम कोइंसाइड कर रही है हमारी स्टेटमेंट्स, इल्यूशन एंड इल्यूशन। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इनमें तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को बच्चों, स्टेटमेंट गिवन है, एकदम स्टेटमेंट से आप आंसर कर रहे हो, एकदम स्टेटमेंट से आंसर हो रहा है हमारे पास। प्रीवियस जो क्वेश्चन थे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, बोन मैरो, थाइमस है हमारे पास। उसके अलावा सेकेंडरी जो है ऑर्गन्स वो भी हमने पढ़ लिए। माल्ट जो कि म्यूकस एसोसिएटेड ट्रैक्ट होते हैं वो हमने पढ़ लिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होगा, 3 ट्रैक्ट है उसमें।
इसमें हमारे पास जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सबसे पहले हमें जल चाहिएगा, वो जल किसका बनता है, एग्रोज का बनेगा। एग्रोज हमें मिलता है सीवीड्स के थ्रू। उसके बाद हम हमारे जेल्स को वेल्स बनाएंगे, उन वेल्स में हम लोड कर देंगे। लोड करने के बाद जो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स है, डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करेंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग। बड़ा साइज वाला भारी होगा तो ऐसे धीरे 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 चलेगा वो, है ना, तो वो ऊपर आ जाएगा। जो पतला होगा, हेल्दी होगा, वो जल्दी से भाग के नीचे भाग जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा फ्रेगमेंट, सबसे स्मॉल फ्रेगमेंट हमें नीचे मिलता है, सबसे मोटा फ्रेगमेंट जो है, थिक फ्रेगमेंट जो है, हैवी जो है, वो हमें ऊपर मिलता है। साइज के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्लियर। इल्यूशन हम उस प्रोसेस को बोलेंगे जब एग्रोज जेल पे वो रन कर गए, हमने क्या किया, वहां से हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, इथिडियम ब्रोमाइड से हम उसको स्टेन करेंगे, क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो वैसे ट्रांसपेरेंट होंगे, वो ट्रांसपेरेंट होंगे, हमें दिखेंगे नहीं। इथिडियम ब्रोमाइड से हम उसको क्या करेंगे, हम उसको स्टेन करेंगे, और फिर स्टेनिंग के बाद भी हमें दिखेंगे नहीं वो ऑरेंज कलर के स्टेन्स। यूवी लाइट जो है, यूवी रेडिएशन के अंडर हमें उनको रख के देखना पड़ता है, फिर हमें वो ऑरेंज कलर के बैंड जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। क्लियर। कॉन्सेप्ट बता दिया है, पैराग्राफ अब देख लेना। 48th क्वेश्चन जो है अब वो हमारा कहता है the DNA fragments formed by treatment with endonuclease are separated by वो डीएनए फ्रेगमेंट जो हैं, जो हमारे पास प्रेजेंट हैं, जिनको हमने सेपरेट किया है एंडोन्यूक्लियस से, हमने कट कर दिया। एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, दे क्लीव द डीएनए या फिर दे कट द डीएनए। क्लियर। ये क्या होगा इसका आंसर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें स्टेटमेंट में अगर हम रीड करें, सबसे ऊपर पहला स्टेटमेंट है द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. पहली स्टेटमेंट में ही इसका आंसर गिवन है, पहली स्टेटमेंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली। क्लियर। एंडोन्यूक्लियस एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो आंसर हमारे पास आ गया है ऑलरेडी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। द डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड बाय ट्रीटमेंट विद एंडोन्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट हमारे पास। चलिए अब हमारे पास आपको क्वेश्चन में गिवन है द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद। किससे स्टेन करेंगे हम इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, फॉलोड बाय द एक्सपोजर टू यूवी लाइट। यूवी लाइट के एक्सपोजर से हम देखेंगे। ऑप्शंस में गिवन है, थर्ड ऑप्शन जो हमारा गिवन है, इथिडियम ब्रोमाइड गिवन है, यूवी रेडिएशंस गिवन है। क्लियर। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए उसको स्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स ओरिजिनली ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार दिखने वाले होते हैं। उनको स्टेन करेंगे हम इथिडियम ब्रोमाइड से, फिर उनको देखेंगे हम यूवी लाइट के अंदर, क्योंकि यूवी लाइट के अंदर वो विजिबल है। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, 50th क्वेश्चन पे अब हम आ गए हैं। 50th क्वेश्चन अब हमारा कहता है द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए सेपरेटेड ऑन एग्रोज जेल बेस्ड ऑन साइज ऑफ फ्रेगमेंट, चार्ज ऑफ फ्रेगमेंट, कलर ऑफ फ्रेगमेंट या फिर टाइप ऑफ डीएनए। सबसे पहला साइज ऑफ फ्रेगमेंट। अगर हमारे ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हमारी पेज है, जो मोटा जो है वो हमारे पास ऊपर रह जाएगा और जो पतला फ्रेगमेंट है वो नीचे मूव कर जाएगा। क्लियर। ये हमारे पास स्मॉल फ्रेगमेंट होगा, ये हमारे पास लार्ज फ्रेगमेंट होगा। साइज के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई बहुत मोटा आदमी है, बहुत ज्यादा मोटा है, वो भाग नहीं सकता, वो मूव नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे मूव करेगा। तो धीरे धीरे मूव करके 5 मिनट अगर हमने जेल चलाया तो 5 मिनट में ये यहाँ था, यहाँ से ये 5 मिनट में ये यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आ पाया। ठीक है। और कोई इंसान हेल्दी है, फिट है, तो वो 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आ गया। क्लियर। तो स्मॉल हमारा नीचे आ जाता है, लार्ज हमारा ऊपर रह जाता है। तो साइज के अकॉर्डिंग जो फ्रेगमेंट्स हैं ये सेपरेट आउट होते हैं। तो आज की क्लास में हमने हमारे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। ऑल द 50 क्वेश्चन दैट वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ। आई होप आप सबको उनके पीछे कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ समझ आया हो। एंड बच्चों, मेहनत तो करनी है, मेहनत से कभी भी नहीं डरना। इस एज में मेहनत कर लो, अच्छा है। अभी मेहनत नहीं की तो लाइफ में आपको 4 साल बाद मेहनत करोगे, 5 साल बाद मेहनत करोगे। जिंदगी में कभी ना कभी एक बार इंसान को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए अर्ली एज में कर लो तो अच्छा है। अर्ली एज में एनर्जी होती है, इतना दुख नहीं होता, इतना कुछ होता नहीं है लाइफ में, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, तो ईजी रहता है।
इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अभी आप अपनी मेहनत जो है अभी कर लो, फ्यूचर लाइफ के लिए मेहनत को छोड़ दो, फ्यूचर लाइफ में मस्ती करना, एंजॉय करना। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच।